काउंसिल के द्वारा सारे देश भर में हम लोगों ने ऐसा जागरण, महाजागरण सारे देश भर में चलाया हुआ है और लोग इस काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे अहम बात क्या करना है, यहां जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आखिर करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथियों, आने वाले समय में अभी जो भी चल रहा है, हमने 2030 तक का 7 साल 8 साल का समय निर्धारित किया। ये 8 साल में आपको करना क्या है? तो 8 साल में आपको 6 लाख गांव का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांवों में जाते हो, जैसे दिल्ली में आए 2000 किलोमीटर से आए, 1500 किलोमीटर से आए, अपने जिले में 200 किलोमीटर जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में कमेटियां बनाओ। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनाती है, बूथ लेवल का संगठन तैयार करती है टेम्पररी चुनाव के लिए। वहां 1000 वोटर होते हैं एक बूथ में, तो हमको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। तो ऐसा संगठन अगर आप खड़ा करते हो तो 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख यूनिट बनाने होंगे। अगर आपने 15 लाख यूनिट बना लिया सारे देश भर में, ये जो लोग है ना, चुनाव आयोग चलाने वाले लोग हो या देश चलाने वाले लोग हैं, जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पास उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, उपाय है। 15 लाख जगह पर अगर आप अपनी कमेटियां बनाते हो, ये तो आपके नियंत्रण में है। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव गांव में कमेटियां बनाने का नियंत्रण वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में है वो तो काम हमको करना चाहिए। अगर हम 15 लाख जगह पर इस तरह की कमेटियां बनाते हैं और ये 15 लाख बूथ में, एक बूथ में मान लो शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो अपर लेयर है कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं और नॉमिनी ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, एमबीसी की कमेटी बनाते हैं, ओबीसी की कमेटी बनाते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 15 इंटू 14 कमेटियां, 1000 के बूथ में 14 कमेटियां अगर आप 3 लोगों की बनाते हो तो ये 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी सारे देश भर में। अगर 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी, अगर एक कमेटी ने 10 लोगों को मोबिलाइज किया तो 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन होगा। अगर आपने 40 लोगों को मोबिलाइज किया, 20 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 40 करोड़ होगा। अगर आपने 25 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 50 करोड़ मोबिलाइज हो जाएंगे लोग। अगर सारे लोग 2030 में 50 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए, 50 करोड़ लोग अगर उतर गए तो फिर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम गोला, बम कुछ जरूरत नहीं। हमारे लोग बोलते नहीं तलवार उठाएंगे, वो करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। हमारे लोग ही इतने हैं, अरे अगर सड़क पर उतर गए, अगर उन्होंने पेशाब कर दिया तो महाफ्लड आएगा। और ये जो 3.5% लोग हैं वो फ्लड में बह जाएंगे। तो हमारे लोगों को हमारे जनशक्ति की ताकत का पता नहीं है। ये हमारे लोगों की इतनी जनशक्ति है, उसको जगाने का काम करो। बम गोले, हथियार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शासक उनके पास है, पुलिस फोर्स उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है, पैरा मिलिट्री उनके पास है। तो आपको 15 दिन में अरेस्ट कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, मामला खत्म।
ये कोई उपाय नहीं है। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। ये हिस्टोरिकल बातें, पुरानी कहानी, 1000 साल पुरानी नहीं बोल रहा हूं। अरे 9 अगस्त 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये गांधी ने ऐसा किया था। अगर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे नियंत्रण में काम है, जो काम हमारे नियंत्रण में है वो करो। जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। आपको कानून की ताकत पता नहीं है, आप लोगों को कानून की ताकत पता नहीं है। अगर वो मर गया वो ही बचेगा, क्योंकि उसको पकड़कर फांसी देने के लिए जिंदा ही नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर अगर जिंदा है और हमारा राज आ गया, देशद्रोह का सामना करना पड़ेगा। हेलो, चालू करो भाई। हेलो, अरे क्या हो गया? राज बंद हो गया? हेलो, हाँ। तो अगर वो मर गया तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है। ये जो वो कर रहे हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर हाँ, एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर हमारी, अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि इन लोगों को भारत भेजो। अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सारी चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे का, अमेरिका बोलेगा ये इसको क्यों भेजना? हमारे देश में अपराध किया, आप अपराधी को संरक्षण क्यों दे? सही मानना पड़ेगा उसको, अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण, तो अपराधी को ठीक है ले गए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू चाहिए नहीं। अब उन्होंने दे दिया। मैं, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है मालूम? इस मामले को सॉल्व ना करे तो ही ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिया, थोड़ा आंदोलन कैसे करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं। ये जो हमारा राज और हमारी मुक्ति की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आंख लगा कर देखता हूं, आप लोगों को आंख खुली रख के भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दूरदृष्टि से देखता हूं और डेली सारे देश को और सारे समाज को, लोगों को जगाने के काम में लगा हुआ हूं। तो मैं उस हिसाब से सोचता हूं, मैं उस हिसाब से सोचकर काम करता हूं। हेलो 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 हेलो, दूसरा है क्या?
हेलो हेलो हेलो, शांत रहो भाई, हेलो हेलो साथियों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लास्ट में कुछ बातें कहकर अपनी बातें मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ज्यादा कुछ कहना नहीं है मुझे, केवल कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ और कुछ कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखो सुनो, हाँ हाँ सुनो 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 कुछ, हाँ वो अभी 20 साल की लड़की है, बोलते कि 8 साल नहीं देखना चाहते, और मैं 67 साल का हूँ तो भी देखना चाहता हूँ। तो जल्दबाजी में हमारे लोग मुंह के बल गिर जाते हैं और दांत गिरा देते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़े फैसले थोड़ी होते हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते हैं। कोई भी लड़ाई तैयारी करने के आधार पर जीती जाती है। मैंने 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लगा हुआ हूं और अभी मेरी उम्र 67 साल की है। तो ये इतना बड़ा जो सारे देश भर में अब आंदोलन, जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये इतना लंबे देर से तैयारी करने की वजह से है। आप लोगों को लगता है 8 साल बहुत लंबा है, हमारे लोगों को ऐसा लगा 8 साल बहुत लंबा है। ये जो नौजवान लोग हैं 8 साल में तो ये लोग हुक्मरान बनने के लिए परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये तैयार हो जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वामन मेश्राम को ही हुक्मरान बनना चाहिए। आप में से भी कोई आदमी हुक्मरान बने, क्यों नहीं बनना चाहिए? इसके समाज को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये काम चल रहा है, कारवां चल रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये है कि आज से 2010 में जब ये मामला मैंने खड़ा किया था, तब कोई जानता नहीं था, बल्कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे ये कैसे चाहिए था। आदमी को यार अकलमंद मानते थे, वामन मेश्राम को तो सेंसिबल आदमी मानते थे। एक क्या गलत बात नहीं, गलत मुद्दा लेके गए। तो इतनी समझदारी और इतनी अकल जो है, इतना आसान काम तो है नहीं कि सभी के पास हो जाए। हाँ, अगर सभी के पास हो जाए तो फिर वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेगा? वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके लिए ये समझदारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों, कि आज से 2010 को ये मामला जब हमने खड़ा किया, तो ये मामला खड़ा करने के बाद में कोई नहीं जानता था। आज ये मामला राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है। नेशनल इशू हो गया, इसका मतलब है अब ये मामला हल होने की दिशा में नेशनल एजेंडे पर आ गया है। और पवार साहब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो इस बात को मान गए। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में भी मामला अंदर पहुंच गया है। और इसलिए मैं एक बात, आखिरी बात कहकर आपको कुछ आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले, आपको बताना चाहता हूं। क्या आप में से कितने लोगों को ये पता है? अरे भाई, आप मट्टी के ढेले हो जो पानी से भरभरा जाओगे। मिट्टी के ढेले हैं जो पानी गिरने से भरभरा जाओगे। मैं भी तो इधर ही हूं। अभी मट्टी के ढेले नहीं हो, अभी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कपड़े गीले होंगे ना। तो शरीर में गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा कपड़े गीले होंगे। तो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, देखो
2019 के चुनाव में मोदी को वोट परसेंटेज पड़ा 37.7%। मोदी को कितना परसेंटेज वोट था? 37.7%। और इंडिया गठबंधन अभी जो बना, उनके पास कितना परसेंटेज वोट है? 62.3%। अरे कुछ समझ में आ रहा? तो मोदी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकता। मोदी को ऐसा लगता है क्योंकि लड़ाई कैसे 37.7% वर्सेस 62.3%। वो इतने वोट थे तो पिछली बार मोदी चुनाव क्यों जीत गया और ये लोग क्यों हार गए? क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले लोग यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अभी वो इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास 62.3% वोट है। तो मोदी के चुनाव जीतने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। मोदी को ये बात समझ में आती है, मीडिया वाले यहाँ पे बता नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग के साइट पर जाने के आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को, ये हमारे पास डाटा है। ये डाटा मैं आपको समझा रहा हूं कि मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं है और इंडिया गठबंधन के पास 62.3% वोट है, मोदी के पास 37.7% वोट। और 10 साल का सरकार चलाने के बाद कुछ लोग उसके समर्थक विरोध में भी हो गए, कुछ विरोध में भी हो गए हैं। इसलिए राम मंदिर बनाने की बातें करने लग गए। सरकार का काम तो नहीं मंदिर बनाना, मगर मंदिर बनाने की बात जो मोदी कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि उसको लगता है कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत सकता, इसलिए मंदिर बनाने के झंझट में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, विश्राम जी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो। मैं इससे सहमत नहीं। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, किसी की सारी बातें आपको समझ में आ जाए, अरे इतनी जल्दी आप देने का मामला, बैलेट पेपर का मामला करोगे तो इतनी जल्दी बैलेट कैसे छपेंगे? तो उनको, हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है भाई। गधे लोग हमारे लोग जो है ना, गधे लोग, अरे उनको समझ ही गए नहीं ज्यादा। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट, कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है, कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को। और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम, मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो।
और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूं। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे। अकल से काम लेना पड़ेगा। अगर मान लो बूथ वाइज संगठन बन गया तो इसका उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, और नहीं तो फोड़ने तोड़ने के लिए करेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप शांति से सुनो, और ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप यहाँ बहुत भारी संख्या में 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और सारे देश भर से आए हुए लोग हैं। ये आपको लड़ाई जीतना है तो 6 लाख गांव में और बूथ लेवल का 15 लाख लोगों का संगठन आप खड़ा कर दो। जो चाहते हो जाए। 15 लाख बूथ का अगर आपने संगठन बना लिया तो आप इस देश में जो चाहते हो जाएगा। जो सफलता चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, वो सारा का सारा हो जाएगा। ये करो। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और साथियों को निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप लोगों का समाप्ति की घोषणा करें।